गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, डेट है आज की 25 जून 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। दोस्तों, पहला हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा ईवीएम के बारे में। एक्चुअल में ना आप लोग ईवीएम के बारे में जानते होंगे, मैंने पहले भी कई बार चर्चा करी हुई है। अब यहाँ पर आप सामने जो पिक्चर देख पा रहे होंगे ना, इसमें आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर आपको तीन अलग अलग हिस्से देखने को मिलते हैं, राइट। पहला वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं क्या? कंट्रोल यूनिट, ठीक है। दूसरे वाले को हम बोलते हैं बैलेट यूनिट, राइट। एंड तीसरा हिस्सा हमारा यहाँ पे हमें वीवीपैट देखने को मिल जाता है। अब होता क्या है, देखो ये ताला जो बैलेट यूनिट होता है ये तो आपके सामने होता है, जहां पर आपको जिसको भी वोट डालना होता है उसके सामने आप इस बटन को क्लिक कर देते हो। जो मैं बात करता हूँ कंट्रोल यूनिट की, तो कंट्रोल यूनिट दरअसल में आपके सामने नहीं, जो ऑफिसर इंचार्ज होता है ना उसके पास होता है। अगर आपने अभी वोट दिया हो तो आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही आप जाते हो ना तो एक पर्सन बैठा होता है यहाँ पे, वो बताता है कि अब चले जाइए वोट करने के लिए, है ना। दरअसल में वो रिफ्रेश करता है इस पर्टिकुलर मशीन के थ्रू, ताकि ऐसा ना हो कि एक ही बंदा 10-15 वोट डाल दे, नहीं। तो यहाँ पे एक वोट डालने के बाद वो सिस्टम को रिफ्रेश करता है। यहाँ पर एक होता है वीवीपैट। वीवीपैट भी आपके सामने ही होता है। यहाँ पर ये जो एरिया दिख रहे हो आपके सामने, यहाँ पर आपको ना पर्ची देखने को मिल जाएगी। उस पर्ची पे लिखा होगा क्या? उस पर्ची पे लिखा होगा कि आपने किसको वोट डाला है बेसिकली, राइट। 7 सेकंड के लिए आपके सामने ये पर्ची आती है, जहां पर सीरियल नंबर हो गया, नेम हो गया एंड उस पार्टी का सिंबल क्या है, ये 7 सेकंड्स के लिए आपके सामने डिस्प्ले होता है, ताकि ये तय हो जाए कि हाँ यार जिसको आपने वोट डाला है आपका उसी को वोट गया है। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब दरअसल में हुआ पता क्या था, अभी जब चुनाव चल रहे थे ना, तो सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ मुद्दा गया। सुप्रीम कोर्ट के पास मुद्दा गया कि यार ये जो ईवीएम है ये ठीक नहीं है, इनमें गड़बड़ घोटाला होता है, आप कोई भी बटन प्रेस करो वोट एक ही बंदे को जाता है। ये मुद्दा गया सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, ईवीएम और वीवीपैट सिस्टम बिल्कुल बढ़िया है, बढ़िया से काम चल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये फैसला सुनाया, तो उन्होंने ना एक चीज साथ में और बोल दी। उन्होंने बोला कि यार एक मुद्दा बेसिकली ये भी था कि वीवीपैट जितने भी है ना उनकी 100% जांच करवाई जा पाए, उनका 100% काउंट करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, 100% काउंटिंग की कोई जरूरत नहीं है, अभी जो सिस्टम चल रहा है ठीक चल रहा है। पर अगर जो पर्सन सेकंड आए या जो थर्ड नंबर पे आए, मतलब एक तो जीत गया ना फर्स्ट नंबर वाला, जो सेकंड या थर्ड नंबर पे आएगा ना, उनके पास एक ऑप्शन होगा। क्या ऑप्शन होगा? कि जितनी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी या लोकसभा सेगमेंट के अंदर आपकी ईवीएम मशीनें हैं, उनमें अप टू 5% मशीनों को वो चेक करवा सकते हैं। चेक मतलब देख सकते हैं कि क्या बराबर ही है सब कुछ, क्या कोई गड़बड़ घोटाला तो नहीं हुआ। तो 5% तक यहाँ पे अलाउ किया गया है इस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद, ठीक है ना। वेरिफिकेशन ऑफ अप टू 5% ऑफ द बर्न्ट मेमोरी। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये बर्न्ट मेमोरी क्या होती है? कई बार आप लोगों ने कंप्यूटर में जब भी आपने लेट्स से सीडी वगैरह में कुछ डेटा लिखने की कोशिश करी होगी, तो लिखा आता ना, डू यू वॉन्ट टू बर्न दिस सीडी। बर्न का मतलब ये नहीं होता जला देना, इसका मतलब होता है डेटा उसके अंदर इंसर्ट हो जाना। तो यही बात करी जा रही है कि जैसे ईवीएम के अंदर जो डेटा आया था, तो उसी की यहाँ पे बात करी जा रही है कि उसको चेक किया जा सकता है अप टू 5%। अगर मान लो सेकंड और थर्ड प्लेस पे दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, तो हर कोई कैंडिडेट 2.5% मतलब ईवीएम और वीवीपैट को यहाँ पे वेरीफाई करवा सकता है। अब हुआ क्या है, 11 कैंडिडेट्स ने जो 2024 का लोकसभा जिन्होंने चुनाव लड़ा था, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है इस चीज के लिए कि वो चाहते हैं वेरिफिकेशन। अब आपके दिमाग में आएगा सर वेरिफिकेशन होगा तो भैया खर्चा तो बहुत सारा होगा। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि वापस से हर चीज को देखना पड़ेगा ना कि क्या ईवीएम और वीवीपैट के बीच में मिलान हो रहा है या नहीं हो रहा। बिल्कुल। तो जो भी वेरिफिकेशन की कॉस्ट होगी ना, वो इन्हीं कैंडिडेट्स को पे करनी पड़ेगी। जैसे मान लो सेकंड वाले ने कहा कि यार कुछ तो गड़बड़ी हुई है, तो जो भी कॉस्ट वहां पे बियर होगी वो इसी बंदे को बियर करनी पड़ेगी। अगर मान लो कुछ गड़बड़ घोटाला पाया गया, कुछ टेम्परिंग पाएगी, तो सारा पैसा इनको रिफंड मिल जाएगा। अब ये जो आपको रिक्वेस्ट करनी होती है, ये रिजल्ट डिक्लेरेशन के 7 दिनों के अंदर ही रिक्वेस्ट करनी होती है। स्टार्टिंग में ही आपको 40,000 रुपए डिपॉजिट पे करना होता है, प्लस आपका 18% का जीएसटी पर सेट ऑफ ईवीएम जो भी मैन्युफैक्चरर कंसर्न है, राइट। एक चीज और, जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा ना इस चीज का, वो 45 डेज आफ्टर द रिजल्ट डिक्लेरेशन स्टार्ट होगा, ताकि जो भी कोई इलेक्शन पिटीशन फाइल करना चाहता है उसको टाइम दिया जा पाए। इतने समय में मान लो कोई कोर्ट केस चल गया, फिर क्या होगा? तो जब तक कोर्ट केस का निपटारा नहीं ना होता, तब तक यहाँ पे वेरिफिकेशन प्रोसेस को डिले किया जाएगा। ये कुछ पॉइंटर्स है जो आपको पता होने चाहिए। बाकी देखो, बाकी चीजें मैंने ईवीएम वगैरह की मैंने पहले भी बता रखी है। एक आता है बीईएल,
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड साथ ही साथ आपका ईसीआईएल। ईसीआईएल क्या है? आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये दोनों मिलकर इस ईवीएम मशीन को बनाते हैं जो इलेक्शंस कंडक्ट कराने में हमारी मदद करती है। तीनों यूनिट के बारे में आपको अच्छे से बता भी चुका हूं। अब ये जो कंट्रोल यूनिट होता है ये डेफिनेटली प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है। हमारा जो आरपी एक्ट है 1951 का सेक्शन 61A उसका एम्पावर करता है ईसीआई को इसको यूटिलाइज करने के लिए। ये जो हमारा आरपी एक्ट है ये पूरा कंडक्ट इलेक्शंस कैसे होंगे उनके बारे में ये गवर्न करता है इन चीजों के रिगार्डिंग। अगर मैं बात करूं ईवीएम की तो ट्रायल बेसिस के ऊपर केरला के अंदर 1982 में लाया गया, फिर 2001 की असेंबली इलेक्शंस में भी इसको यूज किया गया। पर अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया लेवल के ऊपर कि लोकसभा चुनाव में कब इसको यूज किया गया तो 2004 के जो चुनाव थे ना, आम चुनाव, उसमें यहाँ पे 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी सभी जो थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज उसमें इसको यूज किया गया। 2019 के अंदर वीवीपैट भी हमने यहाँ पे साथ में इनको बैक कर दिया। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेटली बोला है कि बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। वीवीपैट मैंने आपको समझा दिया कैसे 7 सेकंड्स के लिए ये चीजें आपके सामने देखने को मिल जाती हैं। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, एक वीवीपैट प्रिंटर और स्टेटस डिस्प्ले यूनिट्स। ठीक है, इसको अटैच किया जाता है ताकि आप अपनी वोट को वेरीफाई कर पाओ कि जैसे आपने वोट डाली है वैसे ही वो वोट गई है। 2013 के अंदर नागालैंड में इसको पहली बार यूज किया गया था। ऑल इंडिया लेवल के ऊपर 2019 लोकसभा इलेक्शंस के अंदर इसको यूज किया गया। तो कुछ फैक्चुअल चीजें भी थी और कुछ कंसेप्चुअल चीजें भी थी, हमने यहाँ पे दोनों चीजें डिस्कस कर ली हैं। अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो जीएसटी काउंसिल के रिगार्डिंग है। देखो अभी हाल ही में क्या हुआ, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, 53rd काउंसिल की मीटिंग। पहले मैं आपको थोड़ा जीएसटी के बारे में और जीएसटी काउंसिल में बता देता हूँ, फिर क्या हुआ इस मीटिंग के अंदर उसका एक आइडिया देख लेंगे। देखो हमारा कोशिश हमेशा से रही कि हम ना वन नेशन वन टैक्स की बात करें और वन मार्केट की बात करें। पहले पता क्या होता था, पहले ऐसा लगता था कि यार मध्य प्रदेश में आप बैठे हो तो पता नहीं कितने अलग अलग टैक्सेस है। आप थोड़े से दूर महाराष्ट्र में चले जाओ तो एक अलग ही दुनिया थी टैक्सेस की वहां पे। तो इतना मतलब एज एन इन्वेस्टर भी मुझे पता नहीं लगता था कि इतने सारे क्या टैक्सेस हैं। अगर मुझे कोई चीज खरीदनी होती थी तो इतना टैक्स होगा ना, एक जंजाल सा बना हुआ था। तो हमने कोशिश करी कि यार जब हम बात करें ना इनडायरेक्ट टैक्सेस की, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस आप समझते होंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाकर हम एक टैक्स बना दें। तो यही कोशिश थी जीएसटी की। तो जीएसटी क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज, हर स्टेज पे लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल होलसेलर लेवल से आप जा रहे हो आपके रिटेलर लेवल के ऊपर, कंज्यूमर लेवल के ऊपर, ऐसे जो भी लेवल्स होते हैं ना मल्टी स्टेजेस, उन सब के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड ये क्या है, एक डेस्टिनेशन बेस्ड आपको टैक्स देखने को मिल जाएगा। इफेक्टिवनेस में आया 2017 जुलाई 1 से। तो यहाँ पर क्या हुआ था, संविधान में संशोधन किया गया 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016, इसको यहाँ पे लाया गया ताकि हम यहाँ पे ये चीज एस्टेब्लिश कर पाए। अब एक्चुअल में होता पता क्या है आप जानते हो आर्टिकल 368 के बारे में, जहां पर संविधान को हम अमेंड कर सकते हैं। यहाँ पर इसको अमेंड करना किया गया तो यहाँ पर क्या किया, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग वाली जो चीज थी वो तो करी गई, प्लस क्योंकि यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर चेंजेस थे, क्योंकि स्टेट्स की पावर जा रही थी ना, तो इस वजह से यहाँ पर हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी यहाँ पे लिया गया, तब जाके ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहाँ पे पास हुआ। तो बहुत सारे आपके इनडायरेक्ट टैक्स जैसे आपका एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स और भी बहुत सारे यहाँ पे जो टैक्सेस आप देख पा रहे हो ना, ये सारे आपके हटा दिए गए, उनकी जगह पे ये था। पर एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, कुछ एक चीजें अभी भी यहाँ पे मेंटेन रही, जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल के ऊपर आपका प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, एटीएफ हो गया। ये कुछ ऐसी चीजें थी जिनके ऊपर अभी भी जीएसटी के जो दायरे में नहीं आती हैं। अब आप जानते होंगे इसमें अलग अलग परसेंटेज टैक्सेस हमें देखने को मिलते हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं ना, आप नोटिस करोगे यहाँ पर आर्टिकल 246A(1) में अंदर पार्लियामेंट और सभी हमारे जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनको यहाँ पे एम्पावर किया गया कि आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रिगार्डिंग यहाँ पे लॉज बना सकते हो यूनियन के लिए या रिस्पेक्टिव स्टेट के लिए। एक बार और चीज जो आपको पता होनी चाहिए, यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा भी, जब हम बात करते हैं इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स की ना, तो वहां पर पावर किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास। अब ये बात चलो ठीक है, आपके दिमाग में एक चीज आएगी, सर ये बताता कौन है कि 5% लगेगा किसी चीज के ऊपर, किसी पे 12 लग रहा है, किसी पे 18 लग रहा है, किसी पे 28 लग रहा है। तो वहां रूल आता है हमारी जीएसटी काउंसिल का। दरअसल में जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक बॉडी है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर्म्ड अंडर आर्टिकल 279A(1). इसी पर्टिकुलर एक्ट जो 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, उसके माध्यम से ही इसको बनाया गया। यही रिकमेंड करती है कि जीएसटी रेट क्या होने चाहिए। बहुत ध्यान से पढ़ो, यहाँ वर्ड क्या यूज हुआ है, रिकमेंड हुआ है, ये बाइंडिंग नहीं है। समझ रहे इस बात को, मैं अभी आपको सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी इस पे बताऊंगा, पर ये रिकमेंड वर्ड आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर इसके मेंबर्स में अगर हम बात करें ना, तो इसके चेयरपर्सन होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जी,
उनके अलावा जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, वो भी इसके मेंबर होते हैं। प्लस हर स्टेट गवर्नमेंट अपने मेंबर्स नॉमिनेट करती हैं जो कि फाइनेंस या टैक्सेशन के इंचार्ज होते हैं। वाइस चेयरपर्सन जो होते हैं उनको काउंसिल मेंबर से ही इलेक्ट किया जाता है। एंड इसके साथ ही साथ जो रेवेन्यू सेक्रेटरी होते हैं ना, वो एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी होते हैं टू द जीएसटी काउंसिल। बाकी इसका ऑफिस आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। तो दोनों मिलकर, स्टेट्स भी और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि आखिर रेट होना क्या चाहिए। अब इसमें अगर कोई भी डिसीजन पे आना है तो मिनिमम आपको 75% चाहिए होता है, ठीक है ना। और होता पता क्या है, 66% यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस है वो स्टेट्स की है एंड 33% आपकी यहाँ पे सेंटर की देखने को मिल जाएगी। यानी कि 2/3 इंपॉर्टेंस स्टेट्स की, 1/3 इंपॉर्टेंस यहाँ पे सेंटर की, दोनों मिलेंगे ना तभी जाके ये 3/4 वोटिंग यानी कि 75% को वो अचीव कर पाएंगे। तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो आपको पता होने चाहिए। बाकी अगर मीटिंग होती है तो कोरम भी चाहिए होता है, तो हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स कम से कम यहाँ पे प्रेजेंट होने ही चाहिए। जैसा मैंने आपको कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बता दी है कि भैया ये जो चीजें कहते हैं ना जीएसटी काउंसिल, ये बस रिकमेंड करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको फॉलो करना ही है, नहीं। दीज आर नॉट लीगली बाइंडिंग, दीज आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर। बाकी देखो आर्टिकल 246A है, वो दोनों को अथॉरिटी देता है, पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर को जीएसटी के ऊपर लेजिस्लेट करने की, इसलिए दीज आर नॉट मैंडेटरी। ये बात तो होगी स्टैटिक पार्ट की। अब इस बार जीएसटी काउंसिल मीटिंग में दो तीन मुद्दे जो उठे ना, जिनकी बात हुई, वो ये था कि मिल्क कैन की आप बात कर लो और सोलर कुकर, इनके ऊपर टैक्सेस लगाए जाएंगे। एंड साथ ही साथ जो भी हमारे बच्चे जैसे पीजीज वगैरह में रहते हैं ना, पेइंग गेस्ट वगैरह, जो रेंटेड अकोमोडेशन होता है, उसके ऊपर ना पिछले साल यहाँ पे टैक्स लगाया गया था, अब यहाँ पे बोल दिया गया है कि उसके ऊपर अब टैक्स हटा दिया जाएगा, कुछ यहाँ पे रिलीफ दिया जाएगा। ये बातें डिस्कस हुई। उसके साथ ही अगर मैं बात करूं, जो आपके कार्टन होते हैं उनके ऊपर पहले जो जीएसटी था वो 18% था, उसको कम करके 12% कर दिया गया है। क्यों? ताकि हमारे जो एप्पल फार्मर्स है ना हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, तो ये कार्टन में भेजते हैं ना, मतलब एप्पल्स, तो उसमें जीएसटी कम होगा, तो हमारे एप्पल फार्मर्स को यहाँ पे बेनिफिट होगा। ये कुछ बातें थी जीएसटी काउंसिल ने इस बार डिस्कस करी। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है डोडोल के बारे में। देखो अगर आप लोग गोवा से होंगे तो आपको डेफिनेटली डोडोल के बारे में पता होगा। दरअसल में ना ये क्या है सर, एक तरह की मिठाई है, ठीक है। गोवा में ना एक और मिठाई हमें देखने को मिलती है बेबिनका के नाम से, जिसको क्वीन ऑफ गोवन डेजर्ट्स भी बोला जाता है। उसी की कजन यहाँ पे बोला जाता है डोडोल को। देखो डोडोल यहाँ पे आपको मिठाई देखने को मिल जाएगी। इसको रिसेंटली यहाँ पर मतलब गोवा गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है कि इसको जीआई टैग का दर्जा मिला जाए इस पर्टिकुलर गोवा की मिठाई को। दरअसल में गोवा की मिठाई अपने आप में इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी रही है, क्योंकि जब पोर्टुगीज रूल था ना 17th सेंचुरी के समय के ऊपर, उस समय के ऊपर यहाँ पर इस मिठाई को इंट्रोड्यूस किया गया गोवा के अंदर। साथ में अगर हम बात करें तो ऐसा भी देखा गया है कि इवन इंडोनेशिया के जो किंगडम्स होते हैं ना, वहां पर भी ये जो मिठाई थी 8th सेंचुरी से 11th सेंचुरी के बीच में बहुत बहुत फेमस थी। इनफैक्ट जो वहाँ के रॉयल बैंक्वेट्स थे वहां पर भी इसको यूज किया जाता था। इवन अगर हम बात करें इसी डोडोल के अलग अलग वेरिएशंस आपको सदर्न इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के और दूसरे देशों में भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे डोडोल के बारे में। बाकी जीआई टैग की अगर मैं बात करूं तो आप जानते होंगे कि जो ट्रिप्स है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट ऑफ WTO, उसके अंतर्गत यहाँ पे इनको डिफाइन किया गया है। बेसिकली होता क्या है, नॉर्मली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों के साथ कई बार दार्जिलिंग चाय की मैंने बात करी हुई है, तो होता क्या है कि एक स्पेसिफिक जगह को वो बिलोंग करते होते हैं ना, उनको हम जीआई टैग देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां की कुछ प्रॉपर्टीज की वजह से ही वो इतने अच्छे बन पाते हैं। अगर देखो कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होगा ना, तो वहां तो उसको वहीं से ओरिजिनेट होना पड़ेगा। पर कुछ एक केसेस में पता क्या होता है, अगर वो उस जगह से ओरिजिनेट नहीं भी हुए पर उसको वहां पे सब जगह को मिलाया जाता है, तब भी उसको जीआई टैग दिया जा सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो डिंडीगुल लॉक्स है। अब जरूरी नहीं है कि जो भी लॉक के अंदर जो भी चीजें बन रही हैं वो डिंडीगुल से ही आए, नहीं, वो कुछ एक आसपास के एरिया से भी आ सकती हैं, पर जो बनने की प्रक्रिया है वो सिर्फ वहीं पे हो रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो रॉ मटेरियल वगैरह है ना, वो किसी और जगह से आए, पर वहां पर सारा चीजें उसको बनाया जाता है, तब भी उसको जीआई टैग दिया जा सकता है। पर ये चीज एग्रीकल्चर में ट्रू नहीं है। एग्रीकल्चर में इट हैज टू ओरिजिनेट फ्रॉम दैट प्लेस ओनली। साथ ही साथ जीआई टैग नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं। भारत भी इस चीज को पूरी तरह से अडॉप्ट करता है, क्योंकि हम WTO के मेंबर है, जिस वजह से हमने जीआई एक्ट 1999 के अंदर हम लेकर भी आए, जो इफेक्टिव हुआ 2003 के अंदर। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे डोडोल के बारे में जानने चाहिए थे। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है नाइजर्स चाइना बैक्ड ऑयल पाइपलाइन के बारे में। देखो समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। पहले आप ना नाइजर की तरह लोकेशन देख लो। ये रहा आपका नाइजर, अफ्रीका कंट्री के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा।
एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी, यहाँ पर आपको अटलांटिक ओशन देखने को मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब नाइजर ना अपने आप में क्या है सर, एक लैंड लॉक्ड नेशन देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल सर, ओशन के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल। पर यहाँ पर आपको एक और देश देखने को मिल रहा है जिसका नाम है बेनिन। ठीक है, ये भी बिल्कुल इसकी नेबरिंग कंट्री है, पर इसका जो एक्सेस है ना वो अटलांटिक ओशन को आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ ठीक है, सही बात है। अब नाइजर में ना एक्चुअल में बहुत बहुत ज्यादा अच्छा खासा ऑयल देखने को मिलता है। ठीक है, पर दिक्कत पता क्या है, दिक्कत ये है कि नाइजर अपने आप में क्या लैंड लॉक नेशन है, एंड उतनी इकोनॉमी भी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि सब चीजें वो मैनेज कर पाए, है कि नहीं। तो यहाँ पर पता क्या हुआ, चाइना ने बोला भाई हम आ रहे हैं यहाँ पे, जैसा चाइना करता भी है हर जगह। तो चाइना ने बोला यहाँ पे हम एक पाइपलाइन बनाएंगे जिसके माध्यम से आप ना मस्त ऑयल एक्सपोर्ट करोगे दूसरे देशों के, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे। तो इन्होंने भी मान लिया नाइजर ने कि चलो ठीक है यार, आप आओ बातचीत करते हैं, सारी चीजें आप हमारे यहाँ पे पाइपलाइन बनाओ। तो ये चीज चल रही है मतलब इस प्रोसेस के अंदर। पर दिक्कत पता क्या आ गई है, दिक्कत ये आ गई है कि एक तो देखो नाइजर और बेनिन में ना थोड़ी सी इश्यूज आ गए हैं। एक्चुअल में हो पता क्या रहा था, यहाँ से ना नाइजर में ना आप एक ये जगह का नाम आप नोटिस करो, इस जगह का नाम है आगा डैम। ठीक है ना, आगा डैम ऑयल फील्ड है, ये चाइना की तरफ बिल्ड करी जा रही है। यहाँ पर बेनिन के अंदर आपको एक पोर्ट देखने को मिलेगा जिसका नाम है कोटोन्यू। ये पाइपलाइन इस तरह से यहाँ से ऐसे रन करती है, इसी को बोलते हैं नाइजर बेनिन एक्सपोर्ट पाइपलाइन। ठीक है, तो ये तो चल रही है, पर दिक्कत ये आ गई है कि नाइजर और बेनिन इन दोनों देशों में थोड़े से डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए हैं पिछले कुछ समय के अंदर। यानी कि दोनों देशों में अब उतनी अच्छी बातचीत नहीं रही जितनी अच्छी पहले थी। ये तो चलो एक बात हुई। दूसरी बात पता क्या है, यहाँ पे भैया नाइजर में हो गया है coup। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी क्राइसिस यहाँ पे आ चुका है, जिस चक्कर में जो कुछ रेबल ग्रुप्स है उन्होंने कुछ एरियाज को कैप्चर कर लिया है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर जो पाइपलाइन है उन्होंने वहां पे उसको डिसेबल कर दिया है। कुछ लोगों ने यहाँ पे हथियार उठा लिए हैं। तो कहने का अर्थ सिंपल ये है कि यहाँ पर भैया इंटरनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ चुका है, जिस वजह से ये चाइना की जो पाइपलाइन है नाइजर के अंदर देखने को मिल रही है, इसका क्या फ्यूचर है क्या नहीं है, नो वन नोस। समझ गए। तो 1200 माइल की पाइपलाइन है नाइजर के आगा डैम ऑयल फील्ड से लेकर कोटोन्यू इन बेनिन में आपको देखने को मिल जाएगी। इससे कहीं ना कहीं ऑयल रिच जो नाइजर है ना उसको मदद मिलेगी कि उसकी ऑयल प्रोडक्शन में 5 गुना तक का इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर चाइना के साथ इनकी अप्रैल के अंदर डील भी हुई थी, $400 मिलियन की एक चाइना की स्टेट और नेशनल पार्टी के साथ, नेशनल कंपनी के साथ ये डील हुई थी। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे नाइजर चाइना बैक्ड ऑयल पाइपलाइन के बारे में। थोड़ा लोकेशन के पर्सपेक्टिव से आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। अगला दोस्तों बिल्कुल एक छोटा सा एक टर्म हमें डिस्कस करनी है, दैट इज रिगार्डिंग डेडपूल। देखो डेडपूल ये टर्म बस पूछी जा सकती है आप लोगों से एग्जाम में, या फिर इसको अभी आप मेंस के आंसर में भी आप यूज कर सकते हो। कई बार पता क्या होता है, मान लो कोई कंपनी है, अब कंपनी चल रही थी पर दिक्कत आने लगी कुछ कंपनी के अंदर, तो कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को पूरी तरह से बंद कर दिया, राइट, खत्म कर दिया अपनी कंपनी को। तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं डेडपूल। अक्सर पता क्या होता है, स्टार्टअप्स के केस में हम ये यूज करते हैं वर्ड। ठीक है, अक्सर जब कई बार होते हैं ना स्टार्टअप, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा काम करते हैं, पर कहीं ना कहीं समय के साथ फिर प्रॉफिटेबल नहीं रह पाते या फिर बहुत दिक्कतें आती हैं, रेवेन्यू स्ट्रीम्स कहीं ना कहीं लो हो जाती हैं। उस केस में कंपनी जब अपने ऑपरेशंस को शट कर देती है ना तो उसको डेडपूल बोला जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी को किसी और दूसरी कंपनी ने एक्वायर कर लिया। कई बार ऐसा भी होता है कि जो काम वो कंपनी कर रही थी उसने बिल्कुल इसको पिवट कर लिया, कुछ और ही नया यहाँ पे करने लगी। तो ऐसे केसेस में डेडपूल को भी उस टर्म के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, इंडिया में कई बार होता है ना कि हम बात करते हैं स्टार्टअप्स की, बहुत तेजी से हम स्टार्टअप्स नए नए खोल तो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स भैया बंद भी तो हो रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं करता। तो डेडपूल वर्ड इस वजह से कई बार न्यूज में रहता है। तो आई होप ये टर्म भी आपको पता लग गई होगी। एक आखिरी एक छोटी सी टर्म आपको और पता चाहिए जिसको हम बोलते हैं जीरो नॉलेज प्रूफ। ये भी टर्म काफी ज्यादा न्यूज में चल रही है आजकल। एक्चुअल में क्या होता है ना, मान लो आप यहाँ पर हो और मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे पास ना कुछ डेटा पड़ा हुआ है, कुछ मेरे पास इंफॉर्मेशन है, कुछ मेरे पास ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं आपको तंग कर सकती है, पर मैंने ना आपको बताया नहीं या मैंने कोई प्रूफ नहीं दिया इस चीज का कि क्या मेरे पास ये डेटा है या नहीं है, पर मैंने आपको कन्विंस कर लिया कि भाई मेरे पास डेटा है। एंड आजकल के समय के ऊपर जब हम बात करते हैं क्रिप्टोग्राफी की, जब हम बात करते हैं हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, ये कहीं ना कहीं चीज और बहुत ज्यादा मतलब इसमें लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ने लग जाता है। रीजन इसका यही है क्योंकि देखो यहाँ पर मेरे पास डेटा है या नहीं है आपको पता ही नहीं, पर क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं मैंने उसके बेसिस के ऊपर आपको ये
प्रूफ कर दिया, आपको कन्विंस कर दिया कि भाई मेरे पास आपका डेटा है। तो इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं मैं कुछ भी आपसे निकलवा सकता हूँ, कुछ भी आपसे मांग सकता हूँ, कुछ भी आपसे फिरौती वगैरह भी डिमांड करी जा सकती है। मैंने डेटा रिवील नहीं किया आपको, पर मैंने सामने वाले को कन्विंस कर दिया कि मेरे पास बहुत सारी जानकारी है। इसी को बोलते हैं जीरो नॉलेज प्रूफ, यानी कि मैंने प्रूफ कर दिया है आपको बिना कोई डेटा बताए हुए, बिना डेटा को रिवील किए हुए। इसको बोलते हैं जीरो नॉलेज प्रूफ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जब से आई है तब से कहीं ना कहीं लोगों का इसमें इंटरेस्ट और भी बढ़ चुका है। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की डिस्कशन। आज के डिस्कशन की बेसिस के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इनका मुझे आप कमेंट्स में आंसर बता सकते हो, इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कल जो मैंने होमवर्क दिया था उसका आंसर अगर बात करें तो वर्ल्ड हाईएस्ट सिंगल आर्च रेलवे आपको ये चिनाब रिवर के ऊपर देखने को मिल जाएगा। वारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको गुजरात में, एशियाटिक लॉयंस का जो स्टेटस होता है वो आपको एंडेंजर्ड देखने को मिल जाएगा। तो दरअसल में तीनों यहाँ पे आपके इनकरेक्ट थे। ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।